ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस एंड एनवायरमेंटल लॉज। किस तरह से एनवायरमेंटल लॉज को बनाया जाए ताकि बिजनेस भी हैम्पर ना हो, और बिजनेस अगर ग्रोथ करता है तो उससे एनवायरमेंट पर उनका जो प्रतिकूल असर है उस असर को कम से कम किया जाए। और वो इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के कानूनों का पालन करते रहें। तो ये सब इसके अंतर्गत जो लॉज थे ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये और भी सारे हैं, ये 8 जो है मेजर हैं, ठीक है। टिल द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया इन 2016, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दे हैव अडॉप्टेड ए न्यू मेथड फॉर क्लासिफाइंग ईच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जहां पर उन्होंने व्हाइट इंडस्ट्री का कंसेप्ट लाया। व्हाइट इंडस्ट्रीज आर बेसिकली द इंडस्ट्रीज विच आर नॉन पॉल्यूटिंग कंपनीज, and so they do not need a permit or consent to establish and to operate। तो उनको कंसेंट टू इस्टेब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट, ये दोनों उनको परमिशन बहुत ही जल्दी मिल जाती है। कंसेंट टू इस्टेब्लिश मतलब अब आप अपनी इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं, तब उसके बाद वो लगाना शुरू करेगा फैक्ट्री अपना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब वो कंप्लीट हो जाएगी फैक्ट्री लग के, क्योंकि बिना परमिशन लिए थोड़े लगा देगा, इतना हैवी मशीनरी और कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए वेरियस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और ये सब लॉज जो हैं वह फिर इनके फॉर्म फिल करके देगा, क्योंकि जब वो कंसेंट टू इस्टेब्लिश परमिशन लेगा किससे? गवर्नमेंट से। ओके, तो गवर्नमेंट कहेगी कि आप जाइए अपने जिस राज्य में आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं उस राज्य के स्टेट कंट्रोल बोर्ड, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उससे आप लीजिए परमिशन, ये सब लॉज का। और कुछ जो है लॉज उनके लिए सेंटर के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लीजिए। तो क्या होता था पहले कि बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स होते थे, फॉर्मेट्स होते थे, हर लॉ के लिए अलग अलग टाइप का अलग अलग विंडो होता था, बहुत सारे विंडो सिस्टम्स थे। वहां जा जाके अपना एक एक लॉ का के अंतर्गत, एक एक एक्ट के अंतर्गत आप परमिशन लीजिए, और फाइनली यू गेट before the setting of the industry you will get consent to establish license, and that consent to establish license ensures after that you can you can establish your company, establish your factory, its machinery, etc. Okay, after the establishment you can apply for consent to operate license। अब हमको ऑपरेट करने के लिए अनुमति दीजिए। तो फिर वो चेक करेगा कि आप सारे लॉज और एक्ट्स जो हैं इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसके आप किस तरह से पालन करेंगे, आपके प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए, और फिर ये सब देखते हुए गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगी। और फिर एक कैटेगरी बनाया गया मार्च 5, 2006 में कि आपकी कंपनी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे कि अगर कोई प्लास्टिक का बाल्टी बनाने का फैक्ट्री है तो उसका अलग कैटेगरी है, या कोई अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो उसकी अलग कैटेगरी है। क्योंकि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है क्या कर रहा है, बेसिकली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को वो यूटिलाइज कर रहा है, ठीक, और कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहा। हाँ, एनवायरमेंटल इंपैक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं तो 25 मेगावाट तक का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कोई ज्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं है, व्हाइट इंडस्ट्री है, उसको तुरंत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिल जाता है कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू एस्टेब्लिश एंड देन कंसेंट टू ऑपरेट। यहाँ लिखा हुआ दे डू नॉट नीड ए परमिट और कंसेंट। व्हाइट इंडस्ट्री जो है, जैसे व्हाइट इंडस्ट्री का एग्जांपल आगे हम बताएंगे आपको। जो व्हाइट इंडस्ट्रीज हैं जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, they do not need permit or consent, just required to notify the relevant state pollution control board।
उनको इस प्रकार किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती, जस्ट नोटिफाई कर दिया कि हम काम करने शुरू जा रहे हैं बस। लेकिन और अदर कैटेगरी के जो कंपनी हैं, जो रेड कैटेगरी की हैं, ऑरेंज कैटेगरी की हैं और ग्रीन कैटेगरी की कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको एनवायरमेंटल परमिट्स जो है लेने की आवश्यकता है। ओके, तो इनके काम को आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बाद में इनके लिए इंटीग्रेटेड परमिट सिस्टम बना दिया था। एनवायरमेंटल इंटीग्रेटेड परमिट्स कई तरह के, जैसे वाटर लॉ, एयर एक्ट, हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स, ये तीनों एक्ट का एक एप्लीकेशन फॉर्म है बस। ओके, इस तरह से कई रूल्स को कंबाइन करके उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसीजर को थोड़ा सिंपल बनाया। मल्टी विंडो सिस्टम से सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की कोशिश की गई, हालांकि अभी भी नहीं हुआ है। इसको थोड़ा अभी देखेंगे। पहले आप देखिए कि कौन कौन से कैटेगरीज के इंडस्ट्रीज होते हैं। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, सबसे पहले एक्चुअली कंपनी को कैटेगराइज किया जाता है उनके पॉल्यूशन इंडेक्स पर। ठीक है, यह पॉल्यूशन इंडेक्स जो है एक स्कोर है जो कि डिटरमाइन होता है इन सब फैक्टर से कि वह कंपनी कितना रिसोर्स को यूटिलाइज कर रही है, कितना पानी खर्च कर रही है, और कितना अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है, कितनी बिजली खर्च कर रही है, जैसे इस तरह की चीजें। तो वह कितना इको फ्रेंडली है, यानी अगर कोई कंपनी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज खूब ज्यादा कर रहा है, एयर इमिशंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वाटर एफ्लुएंट्स, वेस्ट वाटर भी उससे बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, हजार्डस वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, तो उस कंपनी का जो है इंडस्ट्री का पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर विल बी हाई, ज्यादा होगा। पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर जितना कम हो उतना वो कंपनी के लिए आसान है ऑपरेट करना। लेकिन उस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसके बनाने के, निर्माण के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस सब तरह की चीजें होती हैं। वाटर इन्फ्लुएंस निकलेंगे ही, हजार्डस वेस्ट होंगे ही, एयर एमिशंस होंगे ही, तो उस कंपनी को अलग कैटेगरी कर दिया गया उनके ऊपर। फिर ये कड़ाई से ये एनवायरमेंटल एक्ट्स जो हैं वो उनका अनुपालन करवाया जाता है, उनके कंप्लायंस का फिर प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। जैसे कि वाइट कैटेगरी के इंडस्ट्रीज को ध्यान नहीं रखा जाता, छोड़ दिया जाता है उसको, वो अपना ऑपरेट करेगा, ठीक है। लेकिन रेड कैटेगरी को इंस्पेक्शन करते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उनके लाइसेंसेस रिन्यू होते रहते हैं। जैसे कंसेंट टू इस्टेब्लिश का लाइसेंस जो है वो 1 साल के लिए मिलता है, लेकिन कंसेंट टू ऑपरेट का लाइसेंस 5 साल के लिए मिलता है। तो इन सब का ध्यान रखा जाता है, इनको रिन्यू करवाना पड़ता है अपना जैसे ही टाइम आए। जो कि अगर कंसेंट टू इस्टेब्लिश का लाइसेंस मिल गया तो 1 साल के अंदर उसको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेनी है। अगर वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, 1 साल में इस्टेब्लिश नहीं हुआ, उसको इस्टेब्लिश करने में 3 साल लग गए, तो वो क्या करेगा, अपने उसका जो डेडलाइन है, वो 1 साल की अवधि के लिए मिला था, उसका डेडलाइन के खत्म होने के 2 महीना पहले कम से कम वो फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेगा। फिर रिन्यू हो जाएगा, फिर 1 साल तक चलाएगा इंडस्ट्री को सेटअप करने का प्रोसीजर। फिर काम कंप्लीट नहीं हुआ, जरूरत पड़ा, 3 साल में होना था, एक बार में पूरा लाइसेंस नहीं मिलता। मान लो तो प्रोजेक्ट पहले सबमिट करेगा, हाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ये सब बनाते बनाते हमको 3 साल लग जाएंगे। गवर्नमेंट देगी 1 साल का, फिर 1 साल देखा हाँ ये सच में बना रहा था, ये सब खंबा उम्बा खड़ा किया है, पिलर वगैरह लगाया, बिल्डिंग बना रहा है, मशीन वगैरह लगा रहा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर उसको रिन्यू कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली 4 तरह की कैटेगरी हैं इंडस्ट्रीज की। सबसे पहले रेड कैटेगरी है, जो कि बहुत ज्यादा इनका पीआई स्कोर है। ये ये रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं ज्यादा, एयर इमिशंस भी ज्यादा कर रहे हैं, वाटर एफ्लुएंट्स, जो वेस्ट वाटर है उसको भी ज्यादा निकाल रहे हैं, हजार्डस वेस्ट भी ज्यादा कर रहे हैं। जब पीआई स्कोर 60 या उससे ऊपर होगा तो वो रेड कैटेगरी में आएगा। ठीक, जैसे कि एस्बेस्टस बनाने का कारखाना, यह रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है। शिप ब्रेकिंग, पानी के पुराने जहाजों को तोड़ने की इंडस्ट्री, ये भी एक बड़ी
शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, तो इसमें भी काफी हजार्डस वेस्ट और जनरेट होते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम पदार्थों का जो एक्सट्रैक्शन है, ऑयल रिग से निकालना और भूमि की सतह से निकालना, तो ये भी रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें जो है सो स्पिल होता है और इसमें हजार्डस वेस्ट निकलते हैं, वाटर एफ्लुएंट्स भी बहुत निकलते हैं, एयर इमिशन भी बहुत ज्यादा है। ओके, क्योंकि बहुत सारा चीज को जो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं उसको जलाना पड़ता है, तो जलते रहता है। तो ये भी है। ऑरेंज कैटेगरी का इंडस्ट्री जब 41 से 59 के बीच में पीआई स्कोर हो तब वो ऑरेंज कैटेगरी का इंडस्ट्री है। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे ये सब दूध वाली जो कंपनी है, गाड़ियां हैं सुधा वाली, ये सब ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज में आएंगी। ओके, प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पेंट ब्लेंडिंग, पेंट को ब्लेंड करने वाला, ये पेंट बनाने वाला इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉर्मुलेशंस जो है वो सब ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है। ग्रीन कैटेगरी की जब स्कोर 21 से 40 के बीच में हो, 63 सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर इट। 63 तरह के इंडस्ट्री जिसके अंदर है ग्रीन कैटेगरी में, जैसे कि 100 मिल, आरा मिल, जहां पर लकड़ी चिराता है, वो हो गया ग्रीन कैटेगरी का इंडस्ट्री। टायर ट्यूब रीट्रीटिंग इंडस्ट्री, टायर ट्यूब को रिपेयर करके फिर से उसको यूटिलाइजेशन के लायक बना लेना। पॉलीथीन इंडस्ट्री, आप कहोगे पॉलीथीन से तो बहुत नुकसान है पर्यावरण को, ये ग्रीन कैटेगरी में क्यों है? ये इसलिए ग्रीन कैटेगरी में है क्योंकि पॉलीथीन को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए इन सब का इमिशन, वाटर एफ्लुएंट, हजार्डस वेस्ट, ये सब बहुत कम होता है। भले ही उस पॉलीथीन एज ए प्रोडक्ट जो है उस इंडस्ट्री का, वह इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसको बनाने के दौरान ये सब कम हुआ। ओके, पॉलीथीन का रॉ मटेरियल क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फिर अब देखिए व्हाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री जिसका पीआई स्कोर 20 से कम है, जैसे कि सोलर पावर जनरेशन थ्रू सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, सोलर बैटरी लगा करके जो सोलर एनर्जी, सोलर पावर जनरेशन कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े स्केल पर है, राजस्थान में बाड़मेर में सोलर पावर जनरेशन की जो मेगा यूनिट्स है, वो व्हाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री है। विंड पावर की जो इंडस्ट्री है, विंड से जो एनर्जी पैदा करती है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, इन सब है काफी पवन चक्कियां, वो भी व्हाइट कैटेगरी की है। मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लेस देन 25 मेगावाट, यह भी आएगा व्हाइट कैटेगरी में। ठीक, 25 मेगावाट से कम जो जनरेट करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि अगर ज्यादा मेगावाट वाली कंपनी होगी तो उसके लिए बहुत बड़ा एरिया को डिफोरेस्टेशन होगा, वहां पर वाटर लॉगिंग। एक सेकेंड, क्योंकि अगर पावर जनरेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा बड़ा एरिया को ऑक्युपाई करना पड़ेगा, उसको डिफोरेस्टेशन होगा, वहाँ का लोगों का पलायन होगा, उस बड़ा डैम बनेगा, वो वाटर रिजर्वायर होगा जिससे कि ज्यादा बड़ा होगा। अब कहीं भी डैम बनने का मतलब है कि कभी ना कभी वो डैम टूटेगा, क्योंकि उसकी दीवारें हमेशा अजर अमर नहीं है। कंक्रीट की ही चाहे जितना भी मजबूत बना ले, वो कभी ना कभी वो टूट फूट होगा, वो उनमें 100 साल में हो, 200 साल में हो, होगा, और जब भी होगा वो बहुत बड़ी तबाही लाएगा।
तो क्लाइमेट पर इसका चूंकि बहुत बड़ा असर होता है। बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के, छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर देखिए अब इन्वायरमेंटल इंटीग्रेटेड परमिट्स दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं, सबका अलग अलग नियम कानून है, तो उसको अलग अलग उसके फॉर्म्स होते थे। So in India, there exists an integrated permit system where a single permission suffices for a lot of consents and permits. सिंगल परमिशन जो है वो उसकी आवश्यकता को पूरा कर देता है, जो कि पहले बहुत सारे परमिट्स लेने पड़ते थे, कंसेंट लेने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, ए कंबाइंड कंसेंट एप्लीकेशन to relevant state pollution control board can be submitted to obtain consent to establish। जैसे कि एक कंबाइंड कंसेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन सब लॉज के तहत, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, हजार्डस एंड अदर वेस्ट एक्ट के तहत, वह अब जिस भी राज्य में इंडस्ट्री लगा रहा है उस राज्य के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के को अपना आवेदन कर सकता है। और आवेदन करने के बाद उसको कंसेंट टू इस्टेब्लिश यानी फैक्ट्री लगाने की अनुमति की मिल जाएगी, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। उसके बाद ये हो गया, फैक्ट्री लग गया, उसके बाद वो कंसेंट टू ऑपरेट की अनुमति प्राप्त करेगा अंडर द वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स 2016। ठीक, फिर और भी है, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल 2016 में जो आए थे, उसमें भी वन सेंट्रलाइज एंड पैन इंडिया एप्लीकेशन फॉर्म है बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेट बोर्ड इन ऑर्डर टू गेट एन ऑथराइजेशन फॉर द प्रोड्यूसर्स। ई वेस्ट मैनेजमेंट के भी कई सारे फॉर्म होते थे, उन सब फॉर्म को मिला दिया गया है, और एक रिसेंटली एडॉप्टेड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म को, पैन इंडिया, जिसकी अनुमति सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देता है। इसका अधिकार उनके पास है, ई वेस्ट मैनेजमेंट का अनुमति देने का अधिकार स्टेट बोर्ड के पास नहीं है। ठीक, फिर ये सवाल उठता है परमिट कितना दिन लास्ट करता है, तो अभी आपको बताया कंसेंट टू ऑपरेट जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है, सॉरी कंसेंट टू इस्टेब्लिश 1 साल के लिए वैलिड होता है, एंड कंसेंट टू ऑपरेट 3 से 5 साल के लिए वैलिड। कंसेंट टू एस्टेब्लिश हैज ए वैलिडिटी फॉर 1 ईयर एंड विच नीड्स टू बी रिन्यूड, करवा सकते बार बार रिन्यू, और किस तरह का स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है तो रिन्यू करवाना पड़ेगा। अदर कंसेंट्स एंड वैलिडिटी जैसे कंसेंट टू ऑपरेट अंडर वेरियस एयर एंड वाटर लॉज कैन वेरी फ्रॉम 3 to 5 years। अगर रिन्यूअल की आवश्यकता है तो एप्लीकेशन को 2 से 4 महीना पहले एडवांस में अप्लाई करना पड़ेगा, डेट उसके जब उसकी तारीख खत्म हो रही है अनुमति की तब से, बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी। अगर इस अवधि के दौरान जब तक उनको अनुमति मिली हुई थी इसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ कंप्लेन नहीं आया हो, और इनके अधिकारी जो हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, क्योंकि ये कंसेंट टू ऑपरेट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे रहा है, इसके अधिकारी जो है कंपनी का दौरा करते हैं फैक्ट्री विजिट का, और वो देखते हैं कि एयर और वाटर लॉज का कितना अनुपालन हो रहा है, कितना उल्लंघन हो रहा है, और इस एक्ट का पालन करना जो है सही जितना सही पालन करेगा उसको कहा जाता है कंप्लायंस। और उस एक्ट को नहीं पालन करना, ईमानदारी से उससे बचना, उसको वायलेट करना, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन कॉम्प्लायंस। तो रिन्यू करने समय यह देखा जाता है कि कोई नॉन कॉम्प्लायंस भी है इसके अगेंस्ट क्या। ठीक है, तो अगर नॉन कॉम्प्लायंस रजिस्टर्ड होगा तो रिन्यू होने में प्रॉब्लम हो जाएगी या नहीं होगा। स्टेट बोर्ड कैंसिल भी कर सकती है, और तब तक रिन्यू नहीं करेगी उसके एप्लीकेशन को जब तक वो उस जो कॉम्प्लायंस जो था उसको दुरुस्त नहीं कर लेता है। कोई अपनी ठीक से पालन नहीं कर रहा तो उसको दुरुस्त करो तब देंगे रिन्यूअल। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी एक्चुअली बार्गेनिंग पोजीशन में होती है, क्योंकि इंडस्ट्री जब स्टेब्लिश हुई तो उसमें बहुत ज्यादा
पूंजी इन्वेस्ट हुआ, कई सारे बैंकों के लोन लगे, ठीक है, और कई सारे लोगों की नौकरियां हैं स्टेक पर, और एक तरह का टैक्स सिस्टम, गवर्नमेंट को आय प्राप्त हो रही है, सब स्टेक पर है। तो गवर्नमेंट भी पुश करती है आप पालन कीजिए, पालन कीजिए, पालन कीजिए, फिर ऑपरेट कीजिए, और इसमें भी पालन करने में लापरवाही करते हैं और नॉन कॉम्प्लायंस करते हैं, जिसको अधिकारी जो है रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक। समझ में आया। फिर देखिए रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर, अगर मान लो किसी को फैक्ट्री अब बेचने का मन हो गया, कहा कि नहीं अब हम इंडस्ट्री को ऑनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, अब हमको इससे बाहर निकलना है, तो वो क्या कर सकता है, और उसने परमिशन लिया हुआ है पहले से, जो उसका पहला मालिक था इन सब चीजों को ऑपरेट करने का, 1 साल का परमिशन, 3-5 साल का, वो कंसेंट टू इस्टेब्लिश तो हो चुका है, अब कंसेंट टू ऑपरेट लिए हुए ऑपरेशन में चल रहा है फैक्ट्री, अब वो पावर वो बेचना चाहता है उस बिजनेस को। सपोज इफ वन इज ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करना चाहता है या बेचना चाहता है, तो उसको फिर ये मोस्ट ऑफ द कंसेंट्स ऑर्डर, लाइसेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो उसने लिया था, यह जो है फिर से ऑब्टेन करने की आवश्यकता नहीं है, वो ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते कि जो नया एक्वायरर है जो है वो लिखित में देगा, न्यू एक्वायरर और ट्रांसफरी बायर जो कह लीजिए, वो लिखित में देगा, नीड्स टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रिलीवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी विथ एन अंडरटेकिंग, यानी लिखित में देगा रिलीवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जैसे कि यहाँ पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कि हम सारे कानूनों को, सारे एक्ट का जो प्रावधान है जो पहले वाले मालिक ने साइन किया था उस कंसेंट पर, हम भी कर रहे हैं, हम भी मानेंगे, एंड वी, और हम भी जो है सो इसको कंप्लाई करेंगे विथ ऑल द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, पहले से जो भी कंडीशन उस क्लाउज में आपने अनुमति जिस चीज के तहत हमको एयर वाटर एक्ट में इस कंपनी को चलाने की, इंडस्ट्री को चलाने की, कंसेंट टू ऑपरेट करने की अनुमति दी थी, वो सारे कंडीशंस को हम, जिन जिन कंडीशनों के तहत आपने दी थी उन सारे कंडीशनों को हम फुलफिल करेंगे। ओके, ये इसका को लिखित में देगा। मतलब सर सारे कंडीशन के साथ चलना पड़ेगा ना सर? यस, बहुत सारे कंडीशन है, सबके साथ चलना पड़ेगा। जैसे आपको ओके सर। फैक्ट्री से कोई भी तरह का पानी वेस्ट जो है आप खुले पानी वाटर सोर्स बॉडी में नहीं छोड़ सकते, ओके सर। नदी में वेस्ट नहीं छोड़ सकते, तो उसको पालन करना पहले वाला भी कर रहा था, उस वो लिख के दिया कि हाँ हम ये सब पालन करते हैं इस पूरे एक्ट को, तो हमको अनुमति दी, तो फिर कहा ठीक है कीजिए। तो अब नया जो जिसके पास ट्रांसफर होगा वो थोड़े, उसको भी पालन करना पड़ेगा। जी सर समझ गए। तो ये सब वो फिर अंडरटेकिंग देगा, क्योंकि पहले वाले का अंडरटेकिंग था, अब उसने बेच दिया तो इसका भी अंडरटेकिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर वो पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर है भी सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान है भी, सजा तो नहीं है, सजा का प्रावधान है, लेकिन है भी जुर्माने का प्रावधान है, जुर्माना है भी रखा है, करोड़ों में हो जुर्माना। तो इससे कंपनी जो है हमेशा जो है जुर्माने से बचना चाहता है, क्योंकि इनका जब जुर्माना आपको एग्जाम्पल बताए थे पहले, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, इसका जो मर्जी आएगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बड़ा से बड़ा जुर्माना की रकम रख सकता है, क्योंकि ये जो हमारा एनवायरमेंट जो नष्ट कर रहे हैं आप, ये प्राइसलेस है, चाहे आप 1000 करोड़ रुपया भी दे दीजिए और एक नदी को पॉल्यूट कर दीजिए तो उसका कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। ओके सर। ये जो न्यू एक्वायरर हैं, बायर हैं, उनको फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं, यही सब मिल गया कि फिर से उनको प्रक्रिया की जरूरत, सिर्फ एप्लीकेशन देगा, पहले जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस थे उन सब का हम भी पालन करेंगे, अंडरटेकिंग दे देगा, तो फिर लाइसेंस और ग्रांट जो है उसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। फिर ऑनर जो है, यह भी जरूरत है ऑनर को कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे टू द रिलीवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी पहला वाला मालिक जो है वो एनओसी, हाँ हम दूसरा मालिक, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये ऑनरशिप ट्रांसफर जो है अभी जो दूसरा वाला मालिक है उसको दिया जा सकता है, और ये सारे परमिट के लिए अब वो उत्तरदायी है, ना कि मैं, क्योंकि अगर एयर वाटर कानून का उल्लंघन करेगा तो सजा और जुर्माना उसको होगा, ना कि पहले वाले मालिक को। तो अच्छा, दूसरे वाले को सर होगा? हाँ, तो अब उसको ट्रांसफर हो गया ना, अब उल्लंघन करेगा तो जी सर।
है ना। जी तो सर। उसको एनओसी देना पड़ेगा पहले वाले को टू द जी रिलीवेंट सर। अथॉरिटी, जैसे कि स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको देगा एनओसी भी। ये पहला वाला मालिक, दूसरा वाला मालिक अंडरटेकिंग देगा, नया वाला। ओके, ए लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा सबको, उसका आधार पैन कार्ड ये सब लगेगा ना नया वाला मालिक का। फिर और उसका भी अंडरलाइन क्यों रीजन, क्यों ट्रांसफर करने का क्या वजह है, उसके अलावा भी ये सब उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्या क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, चेंज ऑफ नेम हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, चेंज ऑफ मैनेजमेंट हो रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं, इसको जस्टिफाई कीजिए, बताइए कारण। बता जनरली कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ अपना लिख देगा कारण, हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब यस सर। कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिजनेस छोटा हो या बड़ा, ठीक है, यह सब की बराबर की जिम्मेदारी है। इवन जितने भी मनुष्य हैं धरती पर, सभी स्टेक होल्डर हैं इसके, और सबकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द इन्वायरमेंट। क्योंकि बिजनेस जो है एक बड़े वॉल्यूम में, एक बड़े स्तर पर एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, इसलिए इनको एड्रेस करने की भी बहुत जरूरत है। ठीक है, सो इन दिस केस देयर लायबिलिटी इंक्रीजेस। किनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है? बिजनेसेस की। ठीक है, उनकी लायबिलिटी बढ़ यस जाती सर। है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर एक्शंस आर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। उनके जो भी कदम उठाते हैं, वो जो कार्य करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। अगर प्रदूषित हवा छोड़ रहा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित हवा छोड़ रहा है चिमनी से। प्रदूषित पानी अगर रिलीज कर रहा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित पानी वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो काफी ज्यादा विनाशकारी चीजें, एनवायरमेंट को विनाश हो सकता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो अच्छा, फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ना सर। यस, सो दिस इज व्हाई, दिस इज एग्जैक्टली, मतलब इसी वजह से they are more than obligated to ensure that these compliances are adhered to। और इन सब वजहों से वो उनको और ज्यादा उनको आवश्यकता है कि इनके वाटर एक्ट, एयर एक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, इस तरह ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, इन सब एक्ट का वो पालन करें नियमतः, उनको आवश्यकता है। नहीं तो अगर वो बड़े बिजनेस जो ज्यादा मैग्नीट्यूड में इंपैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, अगर वो नहीं पालन करेंगे तो एनवायरनमेंट का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग, चूंकि हम लास्ट लेक्चर में ही बोले थे कि आज उस समय की ये एनवायरनमेंट और बिजनेस का टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन थोड़ा सा बच गया था जो अभी हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब जाकर के आपका एनवायरनमेंट और बिजनेस का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आप फिर से सिलेबस देखिए, अभी कहाँ चल रहे हैं अभी हम लोग की गाड़ी कहाँ चल रही है। वी हैव डिस्कस्ड these थिंग्स, एनवायरमेंटल बिजनेस एंड एनवायरमेंटल लॉ अभी कर दिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू SDGs, और ये पढ़ करके फिर आज का क्लास हो जाएगा। ठीक, तो SDG क्या है यह हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, बिजनेस एंड एनवायरमेंटल लॉ हो गया। अब इस टॉपिक पर आएंगे, इंट्रोडक्शन टू SDG। SDG क्या होता है? एनी आइडिया, एनीबॉडी? SDG का फुल नो फॉर्म सर। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? देखिए, नहीं सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG का फुल फॉर्म है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वन सेकेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। गोल्ड नहीं, गोल्स, गोल्स। अच्छा, गोल्स। ओके सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यही हुआ आपका SDG। ठीक, तो इसके बारे में आपको पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है।
ठीक, तो पहले आप इस टॉपिक का मतलब समझिए, क्या मतलब है सस्टेनेबल से, क्या मतलब है, तात्पर्य है डेवलपमेंटल गोल से क्या तात्पर्य है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य। यहाँ पर डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वैसा डेवलपमेंट जो कि आज की आवश्यकताओं को भी पूरा करे, साथ ही साथ बिना फ्यूचर की आवश्यकताओं को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, यानी फ्यूचर में जिन रिसोर्सेज की, जैसे आज जिन रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ रही है, जैसे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, नदी का, तो ये फ्यूचर में आज से 5 जनरेशन के बाद जो लोग होंगे, आपके 5 जनरेशन बाद, या आपके जो बच्चे जो जनरेशन होंगे, उनको भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप हवा और पानी को अभी दूषित कर दीजिएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे फिर, उनका वो उनका क्या होगा। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए कंसेप्ट आया, मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, ध्यान से समझिए, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs. फ्यूचर में जो जनरेशन आएंगे वो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जब रिसोर्स खोजेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ना मिले, या उन रिसोर्सेज की क्वालिटी जो है बहुत ही घट जाए। जैसे हवा की क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स दैट इज प्रेजेंट राइट नाउ, उससे कहीं ज्यादा अच्छी एयर क्वालिटी इंडेक्स थी आज से 50 साल पहले। ठीक, समझ रहे बात। ओके, यस सर। तो लोगों ने क्या किया इन 50 सालों के दौरान, बिना एयर क्वालिटी को ध्यान में रखे हुए वह अपने हरकतों से एयर की क्वालिटी को खराब करते चले जा रहे हैं। तो आगे भी क्या होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स विल बी लोअर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, यानी आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ हम इन रिसोर्सेज को नष्ट नहीं करें, ओके, इस तरह से यूटिलाइज करें। क्योंकि एनवायरनमेंट ने ऑप्शंस का भी हम एक डिस्कशन किए थे, एनवायरनमेंट जो है आपको हर तरह का ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल ना करके आप कागज के थैले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े के थैले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि घर से जो थैला लेके जाएगा कौन, डायरेक्ट वहां सामान लेंगे, पन्नी में डाला, लेके आ गया, फिर फेंक दिया। पन्नी कितना है, बहुत ही लाइट वेट है,